गुड आफ्टरनून क्लास 10। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है सेशन 4 का। पहले जो चैप्टर आपका चल रहा है कम्युनिकेशन स्किल, उसका सेशन 4 का ये पहला वीडियो है। ठीक है, सेशन 4 जो है वो आपका है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि कोई एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, ऐसा कम्युनिकेशन जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव का मतलब बहुत बार देखो इसमें क्या है कि ग्रेट लीडर्स एंड वेल नोन पर्सनैलिटीज अराउंड द वर्ल्ड लाइक महात्मा गांधी, मिस्टर नेल्सन मंडेला, मिस्टर नरेंद्र मोदी, ओपेरा विनफ्री, मलाया यूसुफजई एंड अदर हैज़ बीन इंस्पायरेशनल बिकॉज ऑफ देयर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। दो तीन यहाँ पर लीडर्स का नाम लिया गया है जिसमें नरेंद्र मोदी हैं, महात्मा गांधी हैं, नेल्सन मंडेला हैं, ठीक है, और ओपेरा विनफ्री भी एक हैं। इनका टीवी प्रोग्राम चलता है यूएस में और ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, मतलब ये होस्ट करती हैं टीवी प्रोग्राम को, और तो एक्टिंग तो नहीं करती, लेकिन इनके टीवी प्रोग्राम में बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारे बड़े बिल गेट्स और इन जैसे लोग भी आते हैं, टीवी एक्ट्रेसेस भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। ठीक है, मलाला यूसुफजई का नाम आपने सुना होगा, ओपेरा विनफ्री का नाम शायद सबने ना सुना हो। ठीक है, तो ये ओपेरा विनफ्री के बारे में मैंने बता दिया, बाकी लोगों के बारे में आपने नाम सुना होगा। नेल्सन मंडेला हो चाहे महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी का नाम तो जानते ही सारे लोग। तो ये लोगों की जो इन लोगों का जो कम्युनिकेशन होता है ये इफेक्टिव क्यों होता है? इनका कम्युनिकेशन मतलब इनकी बातें हम सुनते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, और कुछ हमें लगता है कि हाँ ये जो बोल रहे हैं इनका बोलने का तरीका अलग है, कुछ अलग चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन अलग लेवल का होता ही है। सच्चाई जो है कि सच में इनका कम्युनिकेशन जो है वो अलग लेवल। भाई गांधी जी को तो हम लोगों ने नहीं सुना है, क्योंकि हम लोग उस समय पे चाहे कोई भी हो, हम आप हों, आपके पापा लोग हों, आपके दादाजी लोग हों, शायद उन्होंने सुना हो, लेकिन किसी ने भी गांधी जी को नहीं सुना होगा। लेकिन जो उनकी लिखी हुई चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इन सब लोगों का जो कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा इफेक्टिव होता है। उसके पीछे कुछ वजह होती हैं कि क्यों ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। आगे कहते हैं कि वी आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस रोल मॉडल्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स हु आर गुड एंड एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स एंड आइडियाज़। कह रहे बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स में बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम इंस्पायर्ड हो जाते हैं, अपने किसी जानने वाले से या अपने किसी करीबी से हम इंस्पायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें चीज़ों को कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। उनका कम्युनिकेशन जो होता है वो एक अलग तरीके का होता है। कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ स्पोकन और वर्ड रिटन इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या है कि शब्दों का स्थानांतरण है, मतलब ट्रांसफ़र है, कि हम शब्दों का ट्रांसफ़र एक कुछ शब्द एक इंसान एक शब्द अपने शब्द दूसरों को देता है, चाहे वो वर्बल हो और चाहे वो रिटन हो। भाई अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो वो आपको वो चीज़ें आपके पास तक जा रही हैं, समझना ना समझना वो आपके ऊपर है, लेकिन वो चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं, आइदर इन रिटन और इन ओरल, किसी भी तरीके से होता है। इट ऑल्सो मीन दैट वाई यू वॉन्ट टू से एंड वाई यू से एंड वॉट द रिसीवर इंटरप्ट इनकन्सिस्टेंट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि बहुत सारी इसमें फैक्टर होते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, किससे कहना चाहते हैं और कितना कहना चाहते हैं और किन किन लोगों को हम वो बातें समझाना चाहते हैं। ये सारे भी उसके फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला आता है गोल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के गोल्स क्या होते हैं, क्या मेन टारगेट होता है, मेन एम होता है एक अच्छी कम्युनिकेशन के पीछे। इफेक्टिव मतलब अच्छी ही कह सकते हैं, यहाँ पर जनरल वर्ड करें। इफेक्टिव हो कि प्रभावशाली एक कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो उसके में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, चेंजिंग बिहेवियर एंड एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन आर द गोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो मेन गोल है वो होता है ट्रस्ट डेवलप करना, ठीक है, बिहेवियर में चेंजेस लाना और इन्फॉर्मेशन एक्वायर करना, मतलब इन्फॉर्मेशन हासिल करना। तो अच्छा इसके मेन गोल यही होता है कि हम अगर किसी से अगर कोई भाई कोई इस तरह का कोई लीडर है या कोई बड़ा लीडर है जिसको आप मानते हो, जिससे आप भाई बहुत सारे नेता लोग होते हैं, हर आदमी हर किसी को नहीं मानता, लेकिन अगर ऐसा कोई इंसान है जिसको लगता है कि हाँ ये आदमी बहुत सही आदमी है, उसकी कही गई बातें आपको सही लगेंगी। ठीक है, उसकी वो जो कह रहा है वो आप उसको सच मानेंगे। तो ये ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ट्रस्ट जरूर डेवलप होना चाहिए। अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, अगर आपसे अगर हम क्लास में आकर कहते हैं कि हाँ ये चीज़ होगी, तो भाई जो बच्चे मुझ पर मेरी बातों पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट करते हैं वो मान लेंगे, जो नहीं ट्रस्ट करते वो ऐसा नहीं है कि सब ट्रस्ट ही करेंगे, लेकिन एक गोल ये होता है कि ऐसा होना चाहिए कि वो कि ऐसा कहो कि हाँ वो इंसान मान जाए सामने वाला कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। नॉर्मली वैसे टीचर्स की बात को बच्चे एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकालते हैं, तो वो तो उनकी टेंडेंसी है, लेकिन फिर भी मान लो अभी कोई बाहर से आता है और इस तरह का होता है, कोई एक बढ़िया बोलने वाला इंसान होता है, तो वो कुछ बातें कहेगा तो वो आपके दिमाग में ज़रूर जाएंगी। ठीक है, क्योंकि रोज़ कही गई बातों का उतना असर शायद ना होता है, लेकिन
कोई थर्ड पर्सन आकर कोई इस तरह की बातें इंस्पायरेशनल स्पीच देता है तो उसमें नहीं 100% सही, भाई जिनको नहीं सुनना है उनकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सुनना चाहते हैं, जो इन चीज़ों से इंस्पायर्ड होना चाहते हैं इस एज पे, तो वो थोड़ा इंस्पायर्ड उन चीज़ों से होंगे। तो ट्रस्ट डेवलप करना, उससे बिहेवियर चेंज, बिहेवियर कि भाई अगर किसी को हम कोई चीज़ समझाएंगे और उसको वो चीज़ समझ में आ जाती है तो उसके बिहेवियर में कुछ चेंज तो आएंगे ही। भाई कोई बच्चा है अगर टीचर को समझाता है कि नहीं बेटा आपको पढ़ना चाहिए या उसको उस चीज़ पे इतना जोर देना चाहिए, अगर मान लो 10% ही सही वो उस पर जोर देता है, इस सब्जेक्ट पे हमको जोर देना चाहिए, उस पर जोर देना शुरू कर देता है, तो कुछ तो उसके में चेंज आएगा ही आएगा, कुछ तो उसकी चीज़ें इंप्रूव होंगी ही होंगी। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो सारी चीज़ें उस पर आपकी आएंगी और हर चीज़ का अपना वो है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर हम कोई अच्छी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी को एक इफेक्टिव वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको नॉलेज भी आनी होगी उससे। एनीथिंग दैट इंटरफेरेंस एंड कम्युनिकेशन एंड मेक्स इट इफेक्टिव कैन बी रिफंडेड टू एज अ नॉइज। कह रहा है कि और कोई चीज़ जो भी जो उसमें इंटरफेयर करती है और उसको इनइफेक्टिव होती है, उसको हमेशा नॉइज़ माना जाता है, उसको शोर माना जाता है। अगर कोई इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो वो शोर है, मतलब उसको शोर कहा गया है जनरल लैंग्वेज में कि उसका कोई मीनिंग नहीं होते। फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बिल्डअप करने में इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला होता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या है? दिस रिफर्स टू द लैंग्वेज दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द मैसेज, वेल ऑल इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफरेंटली। कह रहा है कि जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर वर्ड को हर आदमी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, मतलब समझता है। हैंस इवन सिंपल मैसेज कैन मिसअंडरस्टूड, सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। कभी कभी देखते हो, कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट किसी नेता या किसी और जो लोग होते हैं जो इंटरनेट पे या उसको बोला करते हैं कि वो कुछ ऐसे घुमा कर कोई बात बोलेंगे और लोग उसका मतलब निकाल लेंगे। कभी कभी वो मतलब अच्छे वे में निकाला जाता है, कभी कभी वो छोटी सी बात को गलत मतलब निकाल लिया जाता है और उससे वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कभी कभी जनरल बातों में भी कभी हम सीधी सीधी बात भी कर रहे हैं तो भी कभी कभी वो मुद्दा बन जाती है। वैसे जनरल हम लोग आम आदमी, हमारी बातों का कोई मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन जो भी पर्सनैलिटीज़ हैं, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो एक पब्लिक फिगर है जिनको पब्लिक फॉलो करती है, देखती है, वो अगर कुछ बोलते हैं तो कभी कभी उनके सही बोले हुए, उनके जनरल बोले हुए वर्ड्स का भी गलत मतलब निकाल लिया जाता है। तो कभी कभी वो इंटरप्रेट करने, मतलब समझने वाले के ऊपर भी होता है कि वो उसको क्या समझ रहा है और क्या चीज़ें उसको फॉलो कर रहा है, किस तरह से उसको देख रहा है। तो वो कंटेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कम्युनिटी की। कंटेंट क्या है, किस तरह का कंटेंट बताया जा रहा है। प्रोसेस आता है सेकेंड पॉइंट जो है इसमें। It refers to the way that message is delivered. The non-verbal element in speech like tone of voice, gesture, body language and the state of mind can be identified during communication. We often subconsciously trust the accuracy of non-verbal behavior more than verbal expression. Only 7% interpretation of spoken communication come from the word alone, 55% from the body language, 38% from the emotions. ठीक है, एक लंबी सी लाइन कहानी बताई गई है। इस कहानी का सार क्या है वो आप समझ लो सीधे सीधे, कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब जिस भी तरीके से हम वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आइदर इन वर्बल और नॉन वर्बल, इस रिटन और स्पोकन, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें वो चीज़ जल्दी क्लियर होती है, अगर हम वही चीज़ सुनते हैं तो वो चीज़ हमें उतनी अच्छी से क्लियर नहीं होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। कहते हैं ना कि जो विजुअल मेमोरी होती है बहुत अच्छी होती है, तो ये कहीं ना कहीं आप इसको उससे रिलेट कर सकते हो कि अगर हम विजुअल मेमोरी देने की, मतलब विजुअली किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं बना होता है। या जब भी देखो, बहुत सारे टीचर होते हैं, या मैंने भी बहुत बार अगर पढ़ाया है, कोई चीज़ बताई है, तो उसको मैं फिल्मों से या उससे ऐसी कोई जनरल चीज़ से रिलेट करता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना, तुरंत बच्चे अगर मान लो किसी और माइंडसेट से है, उसका पढ़ने का मन नहीं है, अगर हमने बीच में उसमें रोबोट मूवी का कहीं पे नाम ले लिया तो कुछ थोड़ी देर के लिए ऐसे उसका ध्यान उस चीज़ पे चला जाएगा, तो उसको वो चीज़ दिमाग में क्लिक हो जाएगी कि हाँ, ये अगर वो टॉपिक आता है कभी आगे चल के कि ये बात पे, ये इस टॉपिक पर ये वाली बात कही गई थी, इस वाली फिल्म का या इस वाले प्रोग्राम का या इस वाली चीज़ का एग्जाम्पल दिया गया था। तो कभी कभी इस तरह की बातें भी करनी पड़ती हैं ध्यान खींचने के लिए। तो और दूसरी चीज़ जो कह रहा है कि जो वर्ड्स होते हैं उनका 7% रोल होता है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई सामने बता रहा है, अगर मैं सामने खड़ा होकर आपको समझा रहा हूँ, तो वर्ड्स का 7% रोल है आप इस कम्युनिकेशन में। 55% जो रोल है वो है बॉडी लैंग्वेज का, ठीक है, और 38% जो है वो जो नोटेशन से जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उनका रोल आता है। तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
भाई एक डल आदमी अगर आकर कोई बात कहेगा तो सब लोग कहेंगे अरे कैसा थका हुआ आदमी है, और उसकी बात नहीं समझ में आएगी। लेकिन अभी वही कोई तेज आदमी आएगा और मान लो उस आदमी से आप डरते भी हो तो कुछ कहेगा ना, तो आप उसको नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको पता है कि कुछ भी हुआ तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? थर्ड पॉइंट आता है कॉन्टेक्स्ट। इट रिफर्स टू द सिचुएशन और इन्वायरमेंट इन विच द मैसेज इज डिलीवर्ड। किस माहौल में, किस तरह से, किस संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ में वो चीज़ कही गई है। इंक्लूडिंग द फिजिकल एनवायरनमेंट, नॉइजी और क्वाइट रूम, मॉल, हॉस्पिटल, कल्चरल फैक्टर, इंटरनेशनल कल्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स एंड डेवलपमेंट फैक्टर, द एज ऑफ स्पीकर एंड द रिसीवर। कह रहा है कॉन्टेक्स्ट का यहाँ से मतलब जो है कि कौन से किस उसमें कही गई है, कि वहाँ जो रूम है वो नॉइजी है, वहाँ शोर हो रहा है या नहीं, या फिर वहाँ बहुत शांति है, या फिर वो बात एक मॉल में कही गई है, एक हॉस्पिटल में कही गई। कल्चरल फैक्टर भी होते हैं कि उसमें कौन कौन से कल्चरल फैक्टर या ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व है, या फिर जो स्पीकर की और रिसीवर की एज है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कोई छोटा बच्चा, अगर आप 4 साल का बच्चा आके आपको ज्ञान देने लगेगा तो आप सुनोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में माइंडसेट बना हुआ है कि ये तो पिता भर के हैं, ये क्या हमको ज्ञान देंगे। लेकिन अगर वही 70-80 साल का आदमी, 50 साल का आदमी, 25 साल का आदमी आपको कुछ, जो आपकी उम्र से ज़्यादा का है और कुछ बात कहता है, तो शायद एक बार आप उसे सुनो भी, ध्यान भी दो। लेकिन ये एज फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई अगर छोटा सा लड़का, 4 साल का लड़का बहुत अच्छी बात कह रहा है, लेकिन उसकी एज फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सामने वाले मैक्सिमम लोग कहेंगे कि अरे तो फर्जी बातें बता रहा है, अभी इनकी उम्र ही क्या है, ये क्या बताएंगे। ऐसे इस तरह से एक माइंड सेट बना होता है। तो एक एज फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल, इंटरनेशनल कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मतलब है कि तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, कि अगर कोई, ये डिपेंड करता है कौन सी बात के लिए कहा गया है, किस प्रैक्टिस उस पर कहा गया, वो भी एक मुद्दा होता है। भाई अगर आज के टाइम पर, जैसे आज जो चीज़ें चल रही हैं, आज अगर चाइना से हमारी कंट्री का उतना वो नहीं है, तो अगर चाइना से रिलेटेड कोई बात कही जाएगी कि हाँ हमें ये ऐप नहीं यूज़ करना है, तो शायद बहुत सारे लोग तैयार हो जाएँ, बहुत सारे लोग तैयार हो जाएं कि नहीं हमें चाइना को सबक सिखाना है, तो हमें इस ऐप को यूज़ नहीं करना चाहिए, इस सामान को यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे यहाँ माहौल बना हुआ है कि कभी भी वॉर हो सकती है, तो उसमें हम उन चीज़ों को पे ध्यान ज़्यादा देंगे। अगर आपको कोई, जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना का, तो अगर कोरोना के टाइम पे अगर हमको कोई भी मैसेज आता है जो कि उससे रिलेटेड होता है, कि हेल्थ से रिलेटेड होता है, तो हर कोई ज़रूर पढ़ेगा, एक बार ज़रूर सुनेगा, मैक्सिमम लोग सुनेंगे, क्योंकि वो उस माहौल में है, हम इस माहौल में हैं कि ज़रूर सुने। लेकिन अभी आपको इसमें इसी माहौल में कह दे कि मलेरिया वाली बात कर दी जाए, तो कोई शायद ही कोई सुने, क्योंकि मलेरिया का सीज़न ही नहीं चल रहा है ना, मलेरिया से हम लोग इफेक्टेड है, या किसी और बीमारी की बात कर दी जाए तो उसको बचने के उपाय बताया जाए, तो कोई सुनेगा ही नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि अभी हमारा ध्यान नहीं है, अभी जो माहौल है उसमें हम इस चीज़ का कोई खास वैल्यू नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई है, किस संदर्भ में। कॉन्टेक्स्ट की जो एक्चुअल हिंदी मीनिंग है वो है संदर्भ, किस संदर्भ में वो बात कही गई है, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। देखो ये जो पॉइंट मैंने लिखा है, ये इस चैप्टर का भी और इस सेशन का भी, मतलब ये जो टॉपिक चल रहा है आपका, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, कभी छोटे 2 मार्क्स में और कभी 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में भी आ चुका है, कि व्हाट आर द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये जो 7 वर्ड्स लिखे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और सारे वर्ड्स जो हैं वो C से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए कहा जाता है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये MBA जिसे MBA लोग जो करते हैं या BBA करते हैं, उनमें भी ये जो चैप्टर चल रहा है आपका, ये नॉर्मली बिजनेस स्टडीज़ में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। अब चूंकि ये इसका पार्ट है, क्योंकि कोर्स का, तो इसलिए इसको पढ़ाना ज़्यादा है। हालांकि इस कंप्यूटर से इसका कोई लेना देना नहीं, मैंने आपको पहले बताया था। ये नॉर्मली पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ होती है। तो MBA वाले जो लोग करते हैं, तो वहाँ पर उनको पब्लिक को रिप्रेजेंट करना होता है। भाई जो लोग टेक्निकल होंगे तो उनका काम कंप्यूटर पर होगा या मशीन पे होगा, जो भी इंजीनियरिंग जो भी करते हैं उनका काम पब्लिक डीलिंग नहीं होता है। लेकिन जो लोग MBA करते हैं तो उनको बहुत बार पब्लिक डीलिंग भी करनी पड़ती है। तो पब्लिक डीलिंग के लिए एक जिसको भी हम रखे हैं, वो अगर प्रेजेंटेबल नहीं है तो वो कंपनी के किसी काम का नहीं है। प्रॉफिट लॉस तो बाद की बात है, उसका प्रेजेंटेबल होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से लेके उसके वर्ड्स, उसकी बातें, उसका हर चीज़ जो है वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ इंग्लिश में ही हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज़ इंग्लिश में जो होती है वही अच्छी चीज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें तो जो भी आजकल जो जॉब्स निकलती हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ रीजनल लैंग्वेज की जानकारी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी जिस मार्केट में काम कर रहे हो, अगर उसकी रीजनल लैंग्वेज आप नहीं जानोगे तो ऑटोमेटिकली आप पब्लिक से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। बहुत सारी ऐसी जॉब्स आती हैं
जो मतलब अलग फील्ड की प्राइवेट जॉब होती हैं, तो उसमें इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ रीजनल लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट होती है। जॉब रिक्वायरमेंट में पहले ही लिखा होता है कि रीजनल लैंग्वेज, गुड नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। क्योंकि अभी मान लो अगर हम कोई भी साउथ इंडियन है, किसी साउथ इंडियन को हम लाते जो प्योर साउथ इंडियन है, जिसको हिंदी नहीं आती, उसको हम यहाँ लाते बाराबंकी में और उसको हम मेडिकल फील्ड का काम पकड़ा दें कि तुम जाओ और मार्केट में सर्वे करो और लोगों से बात करो, तो वो कर ही नहीं पाएगा। कारण क्योंकि वो यहाँ की वो हिंदी इंग्लिश ही नहीं, हिंदी ही नहीं जान रहा है। जब वो हिंदी तो दूर की बात है, यहाँ की रीजनल लैंग्वेज ही नहीं जानेगा और हिंदी नहीं जानेगा, तो वो किससे कम्युनिकेट कर पाएगा। तो ऐसा होता है भाई। टेक्निकल वर्क में तो कोई दिक्कत नहीं है, उस कंप्यूटर पे काम करना है, लैंग्वेज आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पब्लिक से कोई कम्युनिकेशन नहीं करना है, आपका सारा काम पेपर पे है, कंप्यूटर पे है, तो उसमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन रीजनल लैंग्वेज की ज़रूरत, मतलब ये तो मैंने उस पर बता दिया, हालांकि वो चैप्टर का पार्ट नहीं है, वो तो यहाँ पर बात आई थी, इसलिए मैंने बता दिया। तो इसीलिए ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है 7 C's, ये सिर्फ आपके चैप्टर का तो पार्ट है ही, साथ ही साथ मैनेजमेंट स्किल्स में भी इसको रखा जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स तो मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है, तो मैनेजमेंट जो लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, MBA या BBA करते हैं, उनको भी ये पढ़ाया जाता है। और उनके मैंने बड़ी क्लास में भी इसको देखा है, मैं जब मेरे साथ कुछ थे MBA करने वाले, तो उसमें वहाँ पर भी मैंने इस चीज़ को वहाँ पर भी देखा था कि 7 इस तरह करके और भी बहुत सारे होते हैं, तो इनका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, और ये सारे पॉइंट जो हैं, सारे वर्ड जो हैं, वो C से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए कहते हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये 7 प्रिंसिपल्स हैं जो कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है क्लियर। कंस्ट्रक्ट द मैसेज इन द फर्स्ट स्टेप इन एनी कम्युनिकेशन। ठीक है, इट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट और पॉसिबल। क्लियर का मतलब कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें जो भी मैसेजिंग हो रही है, जो भी वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो चाहे जैसे भी हो, यहाँ पर मैसेजिंग की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर का बुक में भी मैसेजिंग वर्ड ही यूज़ किया गया, क्योंकि कंप्यूटर भाई कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो मैसेजिंग की बात होगी इसमें चाहे व्हाट्सएप मैसेज हो, चाहे मेल हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो, वो सारे इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो कंस्ट्रक्टिंग द मैसेज इन द फर्स्ट स्टेप इन कम्युनिकेशन, किसी भी फर्स्ट कम्युनिकेशन में पहला स्टेप जो होता है वो मैसेज कंस्ट्रक्ट करना होता है। इट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल, वो ट्रांसपेरेंट भी होना ही चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब कि उसमें जो बातें कही गई हैं वो समझ में आनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज यूज़ की जाती है तो वो ऊपर से निकल जाती है, वो समझ में ही नहीं आएगी, उससे कोई खास फायदा नहीं होता। सेकेंड कह रहा है कॉन्शियस। Consciousness refer to the explaining thing in a brief, you comprehensively manner, adding unnecessary detail, make your communication ineffective. The fewer word that more impressive and effective in communication. Avoid filler, sort of, basically कह रहा है कि जो बहुत कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको बिना मतलब उनको वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, उनका यूज़ नहीं होना चाहिए। और कॉन्शियस का मतलब यह है कि जो भी मैसेज हो वो टू द पॉइंट हो। द मैसेज मस्ट बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, कि वो मैसेज प्रिसाइज हो, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, शॉर्ट एंड ब्रीफ मैसेजिंग, और वो ब्रीफ मैसेजिंग हो। यहाँ कॉन्शियस से मतलब है कि सही, मतलब मेन मुद्दे पे ध्यान होना चाहिए, फर्जी की बातों पे ध्यान नहीं होना चाहिए। अगर हिंदी में, अगर अपनी लैंग्वेज अपनी हिंदी में कहें तो जो भी मुद्दा है उस मुद्दे पे फोकस होना चाहिए, उसके साथ साथ बिना मतलब की चीज़ें उसमें ऐड नहीं करनी चाहिए। सेकेंड आता है कॉन्क्रीट। Concreteness refer to the communication that is believable and credible in order to create trust between the communicator। कह रहा है कि कॉन्क्रीट का मतलब है कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें बताई जानी चाहिए जिनको सामने वाला विश्वास कर सके, और वो मतलब वो बातें सही हो, फर्जी बातें ना हो, ऐसी बातें ना हो जिन पे कोई विश्वास ही नहीं, इनका आपके मुद्दे से कोई लेना देना ना हो, दूर दूर तक कोई उस मुद्दे से, उस बात का कोई लेना देना नहीं है, वो बात पूरी तरह से काल्पनिक है, ऐसा ना हो। वो बातें असली होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाले का ट्रस्ट आपके ऊपर डेवलप होता है। करेक्ट वर्ड जो है नाम ही से पता चलता है। एक्यूरेसी इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। इट अवॉइड मिस कम्युनिकेशन एंड मिसट्रस्ट एंड क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज इन द माइंड ऑफ द रिसीवर। कह रहा है कि जो एक्यूरेसी है, मतलब जो उसमें उसकी बिल्कुल सही, जो बिल्कुल शुद्धता है, तो शुद्धता यहाँ पे होगा, उसका जो मैसेज है वो बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए कि उसकी एक्यूरेसी लेवल बिल्कुल सही हो, एक्यूरेट मैसेज हो, पर उसमें किसी तरह का कोई गलत चीज़ ना हो, कोई उसमें ऐसा कोई वर्ड ना हो, ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे मिसकम्युनिकेशन हो जाए, कम्युनिकेशन के बजाय मिसकम्युनिकेशन हो जाए, और ट्रस्ट बनने के बजाय मिसट्रस्ट डेवलप हो जाए, कि वहाँ विश्वास वाली बात रही ना जाए। तो इस तरह के वर्ड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, वर्ड्स का भी बहुत बड़ा, उसकी करेक्टनेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आता है आपका कोहेरेंट। द कोहेरेंट मैसेज इज लॉजिकल एंड मेक सेंस टू द रिसीवर। ऑल सेंटेंसेस इन रिटन कम्युनिकेशन शुड बी करेक्ट एंड रिलेवेंट टू द मेन टॉपिक। वो घुमा फिरा के वही बात है कि कोहेरेंट डील विद द फ्लुएंसी ऑफ कम्युनिकेशन। कोहेरेंट जो है का मतलब होता है कि वो कम्युनिकेशन की फ्लुएंसी क्या है उस पर लिए डील करता है कि वो फ्लुएंसी बहुत सही होनी चाहिए और जो मैसेज है वो लॉजिकल होना चाहिए, उसका एक सेंस निकलना चाहिए। ठीक है, रिसीवर के लिए उसका एक सेंस होना चाहिए। चेक इफ द मैसेज ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकली हैव अ स्मूथ फ्लो एंड प्रॉपर सीक्वेंस। वो एक फ्लो में होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। प्रॉपर सीक्वेंसिंग अगर नहीं होगी तो बीच में से उसका जो फ्लो बना होता है वो टूट जाता है और सामने वाला अपनी जो आपकी बात है उसको नहीं समझ पाता है। कंप्लीट a complete message will have the information and receiver need to know। देखो अब ये जैसे ये वीडियो है, इसको सिंपल एग्जांपल से बताएं। इस वीडियो को अगर हम 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे तो आपको समझने में शायद दिक्कत होगी। कारण क्या है, बहुत बार करना भी पड़ता है, बहुत बार मजबूरी हो जाती है, वीडियो बड़ा हो जाता है, टॉपिक बड़ा हो गया तो हमको करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी हम सब टॉपिक पे ही एंड करते हैं। मतलब उसको ऐसा एंड हो कि आपका जो भी आप बता रहे हो पूरी बात पहुंच जाए, ऐसा ना हो कि आपकी आधी बात पहुंचे। तो इसलिए कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कम्युनिकेशन को कंप्लीट, आधी बात सुनी ही नहीं तो पूरा मतलब कहाँ निकल पाएगा। आजकल जैसे आप लोग बहुत टीवी, जब से लॉकडाउन हुआ तब से महाभारत और रामायण बहुत टीवी पर दिखाया गया है। तो उस महाभारत के एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि जब द्रोणाचार्य को मारना होता है तो उसके लिए प्लान बनाया जाता है कि उनसे कहा, युधिष्ठिर जो है वो उनसे आकर कहेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। ठीक है, तो अश्वत्थामा मारा गया और किंतु हाथी को धीमा कर दिया जाता है, वो धीरे से बोलते हैं जिससे उनको सुनाई ना दे। अब वहाँ पर वो मिसकम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि हालांकि वहाँ उसका फ़ायदा उठाने के लिए किया गया था, तो वहाँ मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो गया। जैसे उन्होंने सुना अश्वत्थामा मारा गया, वो उन्होंने ये नहीं सुना कि कौन हाथी मारा गया कि उनका बेटा मारा गया, और मिसकम्युनिकेशन की वजह से उन्होंने हथियार डाल के वहाँ बैठ गए और उनका काम खत्म हो गया। तो ये एक बड़ा मिसकम्युनिकेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि पूरा कम्युनिकेशन वहाँ हुआ ही नहीं, वहाँ पर लास्ट के 2 वर्ड को धीमा कर दिया गया जानबूझकर, जिससे कि पूरी बात उन तक पहुँच ही ना पाए। जब बात उन तक पहुँची ही नहीं तो ऑटोमेटिकली उसको उन्होंने गलत तरीके से समझ लिया और उनकी डेथ हो गई। तो ये तो वो तो चलो एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बताई गई बात है। हम उसको इससे रिलेट ये कर रहे हैं कि मैसेजिंग पूरी कंप्लीट नहीं हुई, जो मैसेज था वो पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाए कि उनके को कहा क्या जा रहा है। उन्होंने आधी बात सुनी, आधी बात के हिसाब से उन्होंने डिसीजन ले लिया। तो कभी भी मैसेज हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप आधा मैसेज देते हो तो उससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। कर्टियस का मतलब होता है द मैसेज शुड कन्वे रिस्पेक्ट ऑफ द कर्टियस, मतलब दया के उससे भी कह सकते हैं। कर्टसी वर्ड होता है, उसी से कर्टियस बना है कि कर्टियस द फीलिंग और व्यू, जो मतलब उसमें हमको फीलिंग्स इमोशंस होना जरूरी। कर्टियस से यहाँ मतलब इमोशंस है कि जिसे किसी कहते हैं कि बहुत कर्टसी, इसके अंदर बहुत कर्टसी मतलब इसके अंदर बहुत भावनाएं हैं, तो भावनाएं अच्छे के उसमें कहा जाएगा। ये एक पॉजिटिव वर्ड है जिससे भावुक लोग जो होते हैं तो उनकी पॉजिटिव के लिए कर्टियस यूज़ करेंगे कि मैसेज देते समय भावनाओं का भी उतना ही बड़ा रोल होना चाहिए। अगर आपकी भावनाएं उस मैसेज के साथ, अगर भाई देखो सीधे कोई चीज़ बता दी जाएगी तो सीधे हमें पता ही नहीं चलेगा कि जैसे हम लोग जो मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि जैसे हम लोग मैसेजिंग करते हैं तो मैसेजिंग में फीलिंग्स नहीं आती है, उसका यूज़ उसके लिए इमोजीज़ का भी यूज़ करना चाहिए कहीं पे, जिससे आपको पता चले कि सामने वाले ने जो बात कही है वो मजाक में कही है, गुस्से में कही है, नॉर्मली कही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फेस एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है। और ये अगर हम जनरल वैसे लाइव कम्युनिकेशन की बात करें तो उस पर अगर आपका फेस कम्युनिकेशन के टाइम पर आपका वहाँ पे अगर आपकी फीलिंग्स उसमें मैसेज में नहीं आती हैं तो शायद आपको मैसेज उतनी अच्छे तरीके से ना समझ में आए। समझ में भी आएगा तो फिर आप उसको मतलब उस पर शायद उतनी तरह से ध्यान ना दो। तो फीलिंग्स का भी होना, यहाँ कर्टियस का मतलब फीलिंग्स है कि यहाँ पर फीलिंग्स का भी होना उतना ही इंपॉर्टेंट है। फीलिंग्स भी आपकी उतनी ही ज़रूरी होती हैं जैसे बाकी चीज़ें ज़रूरी। किसी भी कम्युनिकेशन के लिए फीलिंग्स का होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये आपके 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होते हैं। तो यहीं पर आपका ये सेशन एंड होता है। इसके बाद आपका 5th सेशन स्टार्ट होगा जिसमें आएगा आपका बेसिक राइटिंग स्किल्स, जिसमें थोड़ा सा ग्रामर वामर का भी यूज़ होगा जिसको मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा पार्ट नहीं है। वो आप लोगों को बस बता दूंगा क्या होता है, बाकी वहाँ ग्रामर थोड़ी ना पढ़ाएंगे। ग्रामर पढ़ाएंगे तो कंप्यूटर कौन पढ़ाएगा।